वेस्ट बंगाल को तो इन्होंने एक स्पेशल टारगेटेड केस बना दिया है कि वेस्ट बंगाल में तो हमको बिल्कुल वही करना है। इस तरह का माहौल भी बनाया है, इस तरह का पूरा एफर्ट किया है। दिल्ली में कितना करेंगे ये पता नहीं, हो सकता है उतना ना करें जैसा वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल ये मतलब हाथ धोकर पीछे पड़े हैं कि भाई किसी भी तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का नाम यहाँ से काट दें। देखिए, आज सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है। इस देश में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट की तरह काम कर रहा है। सब मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, यानी आपको कोई उसका प्रूफ नहीं देना होता कि आप सिटीजन हैं। आपको बस असर्ट करना होता है कि आप सिटीजन हैं, और आपका अगर क्लेम गलत है तो फिर आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है। गाइडलाइंस में और आसाम की गाइडलाइंस में खासकर ये लिखा हुआ था, इलेक्शन कमीशन खुद नहीं तय करेगा कि इनकी ये सिटीजन नहीं है और इसलिए इनका नाम हटा दिया जाए। वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा कि वो लोग उसकी सिटीजनशिप तय करें। वो तो उसको सिर्फ फ्लैग कर सकते हैं। एसआईआर के नाम पर जो आज हो रहा है हिंदुस्तान में, ये कई मापदंडों से अगर देखा जाए तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बात तो इतनी जल्दी में कभी इंटेंसिव रिवीजन नहीं कराया गया जैसा अब की बार कराया जा रहा है, बल्कि चुनाव आयोग पहले कई बार कह चुका है कि कम से कम 6 महीना इंटेंसिव रिवीजन में लगते हैं। लेकिन अब की बार हमने देखा बिहार में, बंगाल में बस 3-4 महीने में सारी प्रक्रिया ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरी बात, संविधान में लिखा है, देखिए, इंटेंसिव रिवीजन की पावर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इलेक्शन कमीशन को दी है, लेकिन उसमें लिखा है इंटेंसिव रिवीजन कैन बी डन इन ए कंस्टिट्यूएंसी और ए पार्ट ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी। यानी कि आप एक कंस्टिट्यूएंसी या उसके पार्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग आपको उसको बताना होगा कि क्यों इंटेंसिव रिवीजन करने की यहाँ ज़रूरत पड़ रही। इतिहास में एक बार इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, उत्तर प्रदेश की एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के एक पार्ट में, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने, जब लिंगडो साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत डिटेल्ड रीज़न दिया था क्यों वहाँ की इंटेंसिव रिवीजन यानी कि वोटर्स लिस्ट नए तरीके से बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही। इससे पहले जब इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था तो नया वोटर्स लिस्ट नहीं बनाया गया था। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में कि पूरे देश में वोटर्स लिस्ट नए सिरे से बनाई जा रही है। जब 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था तो पुरानी वोटर्स लिस्ट के आधार पर ही डोर टू डोर जाकर बीएलओज वगैरह ने नाम ऐड किए थे, नाम काटे थे। जो लोग मर गए, जो लोग चले गए, उनके नाम काट दिए थे। जो लोग नए आ गए उनके नाम जोड़े गए थे। उस तरह से इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमने 2003 की गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन से मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। फिर योगेंद्र जी ने किसी तरह से कहीं से खुफिया तरीके से वो गाइडलाइंस निकलवा ली, और उन गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि सिटीजनशिप के आधार पर किसी का नाम ऐसे नहीं काटा जा सकता। उसमें एक प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है लाल बाबू हुसैन वाले केस में, जिसमें ये बोला है कि अगर आपको डाउट है किसी के सिटीजनशिप के बारे में तो आपको तथ्य देके, आधार देके उसको नोटिस देना होगा। अगर उसका नाम पुरानी वोटर्स लिस्ट में है तो उसको माना जाएगा कि वो प्राइमा फेसी सिटीज़न है, और अगर आपको डाउट है तो आप उसको तथ्य देके, रीजंस देके बोलिए कि भाई इस वजह से हम तुम्हारी
सिटीजनशिप को डाउट करते हैं और उसके बाद जो वो जवाब दे उसमें कोई भी एविडेंस दे सकता है, ओरल या डॉक्यूमेंट्री, अपनी सिटीजनशिप दिखाने के लिए। और उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं उसकी सिटीजनशिप नहीं है, तो उसमें उन गाइडलाइंस में और आसाम की गाइडलाइंस में खासकर ये लिखा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन खुद नहीं तय करेगा कि इनकी ये सिटीज़न नहीं है और इसलिए इनका नाम हटा दिया जाए। वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा कि वो लोग उसकी सिटीजनशिप तय करें। वो तो उसको सिर्फ फ्लैग कर सकते हैं और तब तक उसका नाम नहीं हटाया जाएगा वोटर्स लिस्ट से जब तक कि उसको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ना डिक्लेयर कर दे कि ये नॉन सिटीजन है। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन के खुद के मैनुअल में और उनके रूल्स में साफ साफ लिखा है कि उनको बिल्कुल ये पूरी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी तरीके से करनी होगी। जब जब कोई एप्लीकेशन आती है किसी का नाम डिलीट करने के लिए ऑब्जेक्शन की, उसको उसी दिन वेबसाइट पर डालना होगा। जब कोई एडिशन की एप्लीकेशन आती है उसी दिन वेबसाइट पर डालना होगा। इस एसआईआर में ये सब कुछ नहीं किया जा रहा। 6 महीने से कम में 3-4 महीने में पूरा एसआईआर कर दिया जा रहा है। वोटर्स लिस्ट नए सिरे से पूरे देश में पूरे राज्यों में बनाई जा रही है और ये देखा जा रहा है, सारी जगह ये दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ दिल्ली से बैठ के राज्यों की जो प्रक्रिया है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर लोगों को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया है, अंडर एडजुडिकेशन डाल दिया है, ये तो पहले कभी नहीं किया गया। पहली बार इतिहास में ये किया जा रहा है और ये पूरा के पूरा जो डाउटफुल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का सेंट्रल दिल्ली से भेजा गया है। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अब कम से कम वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल टारगेटेड तरीके से मुस्लिम्स को अधिकतर टारगेट किया जा रहा है कि उनका नाम वोटर्स लिस्ट से निकल जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं पड़ी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो कायदे से इस आधार पर ही एसआईआर को इलीगल डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि भाई एसआईआर का जो कानून है वो आपको ये नहीं परमिट करता कि आप पूरे देश में पूरे राज्यों में नए सिरे से वोटर्स लिस्ट बनाएं और लोगों से बोलें कि तुम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म भरो नहीं तो तुम्हारा नाम ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, और उनसे बोलें कि तुम लोग ये 10-11 दस्तावेज दो। ये कभी किसी कानून में नहीं लिखा है। और इनफैक्ट जो एक फॉर्म 6 होता है नए वोटर का नाम डालने के लिए, उसमें लिखा होता है कि आपको प्रमाण सिर्फ 2 चीज़ों के लिए देना है, आप 18 साल से ऊपर हैं और आप यहाँ रहते हैं। कोई भी प्रमाण दे सकते हैं, उसमें ये नहीं लिखा कि किस तरह का प्रमाण, कुछ भी, बैंक अकाउंट का, गैस अकाउंट का, राशन कार्ड का, कुछ भी दे सकते हैं, आधार कार्ड, कुछ भी दे सकते हैं। और सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, यानी आपको कोई उसका प्रूफ नहीं देना होता कि आप सिटीज़न हैं। आपको बस असर्ट करना होता है कि आप सिटीज़न हैं, और आपका अगर क्लेम गलत है तो फिर आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है। लेकिन इस सब को छोड़कर नए तरीके से, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड तरीके से एसआईआर धक्कड़ पेल में जल्दीबाजी में कराया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं रोका, इसको चलने दे रहे हैं और थोड़ा बहुत लीपापोती करके उसको आगे बढ़ने दे रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अगर कोई किसी के नाम अंडर एडजुडिकेशन है और कोई प्रॉपर फेयर इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी ने, देखिए आज सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है। इस देश में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट की तरह काम कर रहा है। सब मानते हैं कि
इलेक्शन कमीशन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो फिर इसके फाइनल एडजुडिकेशन के लिए कोई इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी होनी चाहिए। अब वहाँ पर बंगाल में उन्होंने कुछ कहा तो है, लेकिन इतनी जल्दीबाजी में इतने सारे नाम के एडजुडिकेशन इस जुडिशल बॉडी से नहीं कराए जा सकते, और जब तक प्रॉपर एडजुडिकेशन ना हो जाए तब तक उनके नाम कायदे से नहीं हटाए जा सकते। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि नहीं, हटा दीजिए, अगली बार जब एडजुडिकेशन होगा या जब कुछ और प्रक्रिया होगी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी के तहत, तब आपका नाम वापस आ सकता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह से हो रहा है। और जैसे नदीम ने बताया कि, या और लोगों ने भी बताया कि बिल्कुल अब टारगेटेड डिलीशंस करे जा रहे हैं। कहीं कहीं कुछ पोलिंग स्टेशंस पे 100%, कहीं 97%, कहीं 95%, और उसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं। तो देखिए, जब भाजपा सरकार बनी थी तो उन्होंने बोला था कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यानी मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना देंगे, यानी कि उनके कम से कम वोटिंग राइट तो छीन लेंगे। फिर उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि सेकुलरिज्म तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो संविधान का संशोधन करके ये नहीं कर सकते। तब उनको लगा कि अच्छा, हम एनआरसी कर देंगे, और एनआरसी करके हम मुसलमानों को एनआरसी से बाहर कर देंगे। उन्होंने आसाम में एक कोशिश करी, लेकिन आसाम में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुपरवाइज कर दिया, तो उस समय बहुत टारगेटेड नहीं कर पाए। 70% लोग उसके बाहर जो हुए वो हिंदू थे, 30% मुस्लिम थे। रफली इतनी ही पॉपुलेशन वहाँ हिंदू मुस्लिम की है आसाम में। अब इनको ये लगा कि अच्छा, हम नया हथकंडा अपनाएंगे, SIR कर देंगे। SIR ऐसे धक्कड़ पेल में करेंगे, बगैर किसी पारदर्शिता से करेंगे, और उसमें हम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो हमारा पिट्ठू बन चुका है उसके थ्रू मुसलमानों के नाम कटवा देंगे। और यही आज करने की कोशिश करी जा रही है। बिहार में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया इनका अभियान, ये वाला अभियान, लेकिन ऐसा लगता है कि बंगाल में इसको अंजाम देने की पूरी कोशिश है, और काफ़ी हद तक इन्होंने इसको अंजाम दे भी दिया है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अगर इस तरह से लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट से काटा जाए, उसके बाद उनका नाम राशन कार्ड वगैरह से भी कट सकता है। इसी आधार पर कि आपका नाम तो वोटर्स लिस्ट से काट दिया गया है, तो आपका नाम अब राशन कार्ड से भी काट दिया जाएगा। बहुत भयंकर इसके परिणाम होने वाले हैं, और मुझे तो ये लगता है, डर लगता है कि इसके वजह से पूरे देश में सिविल अनरेस्ट हो सकता है। बहुत ही भयंकर चीज़ है। पहले भी परमिशन नहीं दे रही थी आने के लिए, बिल्कुल परमिशन नहीं देगी। देखिए, ये भारत सरकार का रवैया बिल्कुल साफ है। इलेक्शन कमीशन भारत सरकार बिल्कुल मिली हुई है, और ये चाहते हैं कि बिल्कुल अंधेरे में, धक्कड़ पेल में आर्बिट्ररी तरीके से नाम काट दें, जोड़ दें, और उसके आधार पर चुनाव करा दें। ये बिल्कुल क्लियर है। सर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि लीगल आप एक्सपर्ट के तौर पर हैं, और आप जब भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई चल रही है। एक हलफनामा कोर्ट में ये दिया गया, हलफनामे में तो ये बात कही गई कि जो 8 लाख आपत्तियाँ थी जो मालदा में खासतौर पर थी, उनका निपटारा कर दिया गया है। तो आप लोगों की ये रिपोर्ट कब की है? अभी कोर्ट में वो कहा जा रहा है कि वो निपटारा कर दिया गया उनका। नहीं, मुझे इसके डिटेल नहीं मालूम कि कोर्ट में क्या, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। बंगाल वाले केस में मैं तो बाहर से देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, इसलिए मुझे इसका डिटेल नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला। सर, दिल्ली में भी SIR हो रहा है, उसको लेकर कुछ बोलेंगे? दिल्ली में भी यही सब होगा। देखिए, वेस्ट बंगाल को तो इन्होंने एक स्पेशल टारगेटेड केस बना दिया है कि वेस्ट बंगाल में तो हमको बिल्कुल वही करना है। इस तरह का माहौल भी बनाया है, इस तरह का पूरा एफर्ट किया है। दिल्ली में कितना करेंगे ये पता नहीं, हो सकता है उतना ना करें जैसा वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल ये मतलब हाथ धोकर पीछे पड़े हैं कि भाई किसी भी तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का नाम यहाँ से काट दें, ज़्यादा से ज़्यादा फर्जी वोटरों का नाम। एक और चीज़, ये लोग डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे, जबकि उनके मैनुअल में लिखा हुआ है कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें 2 तरह के डुप्लीकेट नाम देखे जाते हैं,
एक तो फोटोग्राफिक डुप्लीकेट्स, जैसे राहुल गांधी ने दिखाया एक ही फ़ोटो 200 लोगों के नाम से है, 200। दूसरा डेमोग्राफिक सिमिलैरिटी, यानी कि नाम वही है, फादर का नाम वही है, एड्रेस वही है, तो ऑब्वियसली दोनों डुप्लीकेट्स हैं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हम डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करेंगे, यानी कि फर्जी नाम भी आएंगे। फर्जी नाम आ गए हैं, खूब सारे फर्जी नाम आ गए हैं। धक्कड़ पेल में जेन्युइन नाम काटे जाएंगे। और अब वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं बिल्कुल टारगेटेड तरीके से काटे जा रहे हैं।